प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र विषय की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस कक्षा में मौद्रिक अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय मुद्रास्फीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्रास्फीति की परिभाषा के साथ साथ आज की इस कक्षा में एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं और इन विभिन्न रूपों के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, इसके साथ ही एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अर्थात मूल्य वृद्धि का एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, इन सभी आयामों को शामिल करते हैं और आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति को परिभाषित करने से पूर्व जैसा कि अपन जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में सामान्यतः मुद्रास्फीति को एक अलोकप्रिय प्रतिभास के रूप में देखा जाता है। मुद्रास्फीति के न केवल आर्थिक आयाम एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों पर देखने को मिलते हैं, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आयामों को भी धारण करती है। मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था में एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में एक महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दा होता है, जिन्हें एक देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा इलेक्शंस के समय भुनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जहाँ मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में इतिहास में रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस मुद्दे को एक महत्वपूर्ण शत्रु के रूप में भी देखा जाता है। इस प्रकार से राजनीतिक मुद्दे के साथ साथ यदि अपन इसके शुद्ध आर्थिक आयामों की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की एक नम्र और कम दर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए और आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन मुद्रास्फीति की ऊंची दर एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों जैसे वंचित वर्ग और गरीब वर्ग पर इस मूल्य वृद्धि का महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और उनके लिए एक अभिशाप के रूप में कार्य करती है। इन सभी आयामों को शामिल करते हुए अपन सबसे पहले मुद्रास्फीति को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। मुद्रास्फीति सामान्यतः वस्तु और सेवाओं की कीमतों में होने वाली सामान्य एवं सतत वृद्धि को बताती है। एक अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं की कीमत एक समय में कम हो सकती हैं और कुछ वस्तुओं की कीमतें एक समय में बढ़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अपन मुद्रास्फीति के अंतर्गत औसत कीमतों को लेते हैं और औसत कीमतों में एक समय की वृद्धि को न लेकर सतत रूप से होने वाली वृद्धि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से जनरल प्राइस लेवल में जो परसिस्टेंट इंक्रीज देखने को मिलता है उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कई रूप देखने को मिल सकते हैं, जो इनके कारणों के आधार पर या अन्य आधारों पर हो सकते हैं। इन्हें कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला जो वर्गीकरण अपन यहाँ पर कर रहे हैं वह दर के आधार पर वर्गीकरण है। इस आधार पर जो पहला प्रकार है वह रेंगती या नम्र स्फीति। इस स्फीति के अंतर्गत मुद्रास्फीति की वृद्धि दर एक अंक के अंतर्गत ही सीमित रहती है। इस नम्र या रेंगती स्फीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि एक अर्थव्यवस्था के व्यवसायी और नीति निर्माता इस मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग कर लेते हैं और इस आधार पर एक अर्थव्यवस्था में भविष्य के लिए नीति निर्धारण किया जा सकता है। एक अर्थव्यवस्था के लिए नम्र या मॉडरेट स्फीति आर्थिक क्रियाओं के लिए वांछित मानी जाती है और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से गति देने में सहायक के रूप में कार्य करती है। इसी संदर्भ में जो दूसरा प्रकार है वह है कूदती या गैलोपिंग स्फीति। यह स्फीति 2 या 3 अंकों में मूल्य वृद्धि को प्रकट करती है, जैसा कि सैमुअल्सन ने कहा है। इस स्फीति की स्थिति में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में देखने को मिला और 1980s के दशक में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको और पेरू में
इस प्रकार की स्फीति देखने को मिली है। यह स्फीति आर्थिक क्रियाओं के लिए प्रेरक के साथ एक नकारात्मक भूमिका निभाती है। अगला जो प्रकार है वह अधिस्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन एक अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप के रूप में होती है। जब अर्थव्यवस्था में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है, यानी सीमाहीन वृद्धि हाइपर इन्फ्लेशन कही जाती है। इसका जो सबसे पहले जो उल्लेख किया है वह केगन नामक अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया है। इस स्थिति में एक अर्थव्यवस्था में लोगों का पेपर मनी से विश्वास खत्म हो जाता है और करेंसी से विश्वास खत्म होने से आर्थिक गतिविधियों को हतोत्साहन मिलता है। दूसरा जो वर्गीकरण है वह खुली या दबी स्फीति। जब एक अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियां स्वतः रूप से कार्य करते हुए मूल्यों को निर्धारित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो स्फीति देखने को मिलती है उसे खुली स्फीति कहा जाता है। पर जब सरकार अनेक प्रकार की नीतियों के द्वारा मूल्यों को एक सीमा में कृत्रिम रूप से रखने की कोशिश करती है, तो ऐसी स्थिति में मूल्य ऊंचे दिखाई नहीं देते, लेकिन स्फीति के लक्षण एक अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित रूप से मौजूद होते हैं, लेकिन वे बाहर उभर कर सामने नहीं आ पाते। इसे दबी स्फीति की स्थिति कहा जाता है। तीसरा जो वर्गीकरण है वह है मांग प्रेरित स्फीति। जब वर्तमान कीमतों पर एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, जिसमें उपभोग मांग, निवेश मांग, सरकार के द्वारा की जाने वाली मांग और आयातों या निर्यातों के अंतर के रूप में जो मांग होती है उसको शामिल करते हैं, वह समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के कारण से जो मूल्य वृद्धि देखने को मिलती है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। समग्र मांग में यह वृद्धि मौद्रिक कारकों के साथ साथ वास्तविक कारकों के कारण भी हो सकती है। मौद्रिक कारकों में समग्र मांग में मुद्रा की मात्रा एक अर्थव्यवस्था में जब बढ़ जाती है तो लोग अधिक वस्तु और सेवाओं की मांग करते हैं। पूर्ति के समान रहने पर मांग में यह वृद्धि वस्तु की कीमतों में वृद्धि लाती है। इसी प्रकार से वास्तविक कारक जैसे सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसमें यदि वृद्धि हो जाती है तो सरकार के द्वारा अधिक वस्तु और सेवाएं क्रय की जाती हैं। इससे पूर्ति के देवे होने पर एक अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि देखने को मिलती है। एक अन्य वर्गीकरण जो मुद्रास्फीति का देखने को मिलता है वह है लागत जन्य स्फीति। इस संकल्पना का उदय सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलता है। लागत जन्य स्फीति के अंतर्गत एक लागत के विभिन्न संगठक या भाग, जिनमें मजदूरी, ब्याज, कच्चा माल, लाभ सीमा और लगान है, इनमें जो वृद्धि होती है उसके कारण से वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि होती है वह लागतजन्य मुद्रास्फीति कही जाती है। सैमुअलसन के द्वारा इस प्रकार की स्फीति को पूर्ति आघात स्फीति या स्फीति का आधुनिक दृष्टिकोण नाम दिया गया है। इसी प्रकार से एक अन्य अर्थशास्त्री गार्डनर एक्ले के द्वारा इसे आय स्फीति या मार्कअप इन्फ्लेशन का भी नाम दिया गया है। गार्डनर एक्ले की इस अवधारणा में लागत के साथ साथ मांगजन्य स्फीति को भी शामिल किया गया है। स्फीति का एक अन्य रूप जो कि अल्प विकसित और विकासशील देशों में देखने को मिलता है वह है संरचनात्मक स्फीति। इस स्फीति के सिद्धांत का प्रतिपादन एक विकास अर्थशास्त्री गुनार मिडल के द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा कि एक अर्थव्यवस्था में या कम विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कई प्रकार की संरचनात्मक असंतुलन की स्थितियां देखने को मिलती हैं। इन स्थितियों में इन अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य वस्तुओं की कमी, संसाधनों का अकुशल और अनार्थिक आवंटन, विदेशी विनिमय अवरोध, यानी अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों में प्रारंभ में आयातों की मात्रा निर्यातों से अधिक होने से विदेशी विनिमय कोष कम होता है। इससे भी जब वस्तुओं की कमी होती है तो उनको अपन बाहर से आयात करने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं।
इसी प्रकार से इन अर्थव्यवस्थाओं में जो आधार संरचना संबंधी कमियां, जैसे ऊर्जा का अभाव, सिंचाई और परिवहन सुविधाओं का अभाव, इसके साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबंध भी एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं को बढ़ाने में बाधक के रूप में कार्य करते हैं। और समग्र मांग समग्र पूर्ति के समान नहीं होने से इनमें संरचनात्मक स्फीति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से एक अन्य अवधारणा कोर इन्फ्लेशन के रूप में है। मुद्रास्फीति की इस अवधारणा का प्रतिपादन इस्कस्टेन के द्वारा किया गया है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति की गणना करते समय केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल करते हैं जिन वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता देखने को मिलती है और मूल्यों में जो परिवर्तन होते हैं वो नियमित प्रकार के होते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित जो मुद्रास्फीति है उसे कोर मुद्रास्फीति के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में अपन ने स्फीति की परिभाषा के साथ साथ एक अर्थव्यवस्था में स्फीति के कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं उनको शामिल किया है। अगली कक्षा में अपन स्फीति के कारण को स्पष्ट करने वाले हैं। धन्यवाद।